नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है दोस्तों मॉर्गन हाउसल ने। ऑथर कहते हैं दोस्तों कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड डिसीजन के लिए हमें काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी चाहिए, ताकि डाटा और फॉर्मूले की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रियल लाइफ में लोग फाइनेंशियल डिसीजन किसी स्प्रेडशीट पर नहीं, बल्कि खाने की मेज़ पर या फिर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करते टाइम लेते हैं, बिना किसी डाटा और फैक्ट की हेल्प से। इस बुक के अंदर ऑथर ने 19 ऐसी कहानियां हमारे साथ शेयर की हैं जो पैसों को लेकर के हमारी डिफरेंट सोच के बारे में हमें बताती हैं और साथ ही आपको पैसों को बेहतर तरीके से समझना भी सिखाती हैं। द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ, इस बुक की शुरुआत में ऑथर हमारे साथ 3 ऐसी कहानियां शेयर करते हैं जिसके हेल्प से हम फाइनेंस को आसानी से समझ सकते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां पर एक गेस्ट आया जो अक्सर वहां पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज दिमाग का था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी कंपनियां स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा सा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डियां रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पी करके बड़ी बड़ी डींगे हाँकता। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट दे करके पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोटों के बदले दुकान वाले ने कई सारे सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया? उसने वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सब ने मिल करके वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंके जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन वो यंग मिलियनेयर गलती से होटल के एक लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने कहा कि उस लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलियनेयर का क्या हुआ होगा। जी हाँ, ये स्टोरी एकदम बिल्कुल सच है। इस किताब में आप कुछ ऐसी और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलियनेयर का दिवालिया निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसके यार दोस्त उसे छोड़ करके चले गए। इस किताब का आधार यही है कि पैसों के मामले में आप कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये इस बात पर कम डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि पैसों को लेकर के आपका बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर सीखना मुश्किल काम है उनके लिए भी जो वास्तव में इंटेलिजेंट है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल खो देता है, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकता है। और इसका अपोजिट भी उतना ही सत्य है। एक नॉर्मल इंसान जिसे फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी वेल्दी हो सकता है अगर उसके पास कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स हो जिनके लिए किसी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड रीड, जो कि एक जेनिटर यानी कि एक दरबान था, वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वहीं पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। और उससे भी मज़ेदार बात ये थी कि वो हर रोज़ लोगों से लिफ्ट ले करके स्कूल जाता था। रोनाल्ड एक साधारण ज़िंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम किया और 20 सालों तक उसने फ्लोर की सफाई का काम किया। और 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का एक घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजार दी। रोनाल्ड की शादी हुई थी पर उनका कोई बच्चा नहीं था। जो वे 50 साल के हुए तो उनकी वाइफ चल बसी।
जिस दिन रोनाल्ड ने एक न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का दिन। ये बात है 2014 की। 2014 में अमेरिका के अंदर 28,13,503 अमेरिकी लोगों की मौत हुई थी और उनमें से सिर्फ 4,000 लोग ऐसे थे जिनकी नेट एसेट्स $8 मिलियन थी और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिए और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान दे दिए। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन इन्वेस्टर और एक समाज सेवक होने के साथ साथ एक मिलियनर थी। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड रीड इतने सालों से पैसा बचा करके ब्लू स्टॉक चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करता था। बस इतनी सी बात है, वो एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन की रकम जमा हो चुकी थी। चलिए अब जरा एक नज़र उस व्यक्ति पर डालते हैं जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फुस्कोन मैरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 महीना था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण रिचर्ड फुस्कोन रातों रात फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इन सभी कहानियों के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां पर रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान ना तो कभी एक डॉक्टर बन सकता है और ना ही एक आर्किटेक्ट बन सकता है और ना ही इंजीनियर, लेकिन फाइनेंस की फील्ड में रोनाल्ड रीड जैसे मामूली इंसान भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकते हैं और अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को भी मात दे सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहाँ पर आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। ऑथर इसी को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहते हैं। नो वन इज क्रेजी। लोग पैसों के साथ कुछ स्टूपिड हरकतें जरूर करते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है। हर इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान का जन्म कब, कहाँ, किस फैमिली के अंदर हुआ है और पैसों से रिलेटेड उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। पैसा उनकी लाइफ में खुशी की वजह था या फिर उसकी कमी की वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा है। पैसों को लेकर के आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेन देन 0.0000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप कैसे सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है वह रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में जैसा सोचता है, एक सक्सेसफुल बैंकर चाह कर भी वैसा नहीं सोच सकता। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गवा दिया, उसने जो अनुभव किया वह उसी समय किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय चाह कर भी अनुभव नहीं कर सकते। अमेरिकी लोग अपने टोटल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस से कहीं ज़्यादा खर्च लॉटरी की टिकट को बाय करने में करते हैं और आप ये जान करके चौंक जाएंगे कि लॉटरी खरीदने वाले इन लोगों में मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं। ऐसे लोग जो किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में $400 भी इकट्ठा नहीं कर पाते, वही लोग लॉटरी की टिकट खरीदने में $400 से अधिक सालाना खर्च करते हैं। हम शायद उन्हें ऐसा करते देख करके बेवकूफ़ समझेंगे और शायद आप भी, क्योंकि हम और आप गरीब परिवार से नहीं हैं और शायद हम कभी ये अनुभव नहीं कर सकते कि एक गरीब व्यक्ति लॉटरी की टिकट खरीदते वक्त क्या सोचता है। लॉटरी की टिकट खरीदना ही उन लोगों के लिए वो पल होता है जिसमें वो उन सभी चीज़ों को पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके और हमारे पास रियलिटी में अभी है। इसीलिए अमीरों के मुकाबले गरीब लोग ज़्यादा लॉटरी की टिकट खरीदते हैं क्योंकि ये उनके लिए रैशनल और वाइज डिसीजन होता है। लक एंड रिस्क।
कुछ भी इतना अच्छा या फिर बुरा नहीं होता जितना कि वो दिखाई देता है। आपकी सक्सेस आपके खुद के एफर्ट के अलावा अन्य ताकतों जैसे कि लक और रिस्क पर भी डिपेंड करती है। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां 1968 में कंप्यूटर था। अगर टीचर बिल डुगल नहीं होते जिन्होंने उस टाइम पर $3000 का कंप्यूटर लीज पर लिया था, तो शायद ही आज बिल गेट्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते जितने कि वो आज है। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर लेक साइड हाई स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड हाई स्कूल में 3 बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट थे, बिल गेट्स, पॉल एरन, केंट इवांस, जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। केंट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन से पहले ही माउंटेनियरिंग के दौरान डेथ हो गई। बिल गेट्स और केंट इवांस यहाँ पर दोनों ही एक्सट्रीम लक और एक्सट्रीम रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल गेट्स जिन्हें एक्सट्रीम लक के कारण अपार सफलता मिली, चलिए इसे फैक्ट की हेल्प से समझते हैं। 1968 में यूएनए के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल्स की उम्र के बच्चे थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएसए में थे और इनमें से लगभग 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में थे और 1 लाख से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे। और उनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही ऐसे थे जिनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में हुआ था। 303 मिलियन से शुरू होकर के 300 पर ख़त्म होना। 1 मिलियन हाई स्कूल्स के विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। वहीं केंट इवांस को एक्सट्रीम रिस्क का सामना करना पड़ा। चलिए इसे भी फैक्ट की हेल्प से समझते हैं। केंट को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन केंट हाई स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही माउंटेनियरिंग के दौरान दुर्घटना में मारा गया। हर साल यूनाइटेड स्टेट में माउंटेनियरिंग के दौरान लगभग 3 दर्जन लोग मारे जाते हैं और हाई स्कूल में से एक विद्यार्थी की पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग के दौरान डेथ होने की पॉसिबिलिटी 1 मिलियन में से एक है। बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल में जा करके 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया और केंट इवांस ने माउंटेनियरिंग के दौरान पहाड़ पर मर करके 1 मिलियन में से एक का जोखिम पाया। लक और रिस्क का होना दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि लाइफ में हर रिजल्ट पर्सनल एफर्ट के अलावा अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। नेवर इनफ। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। ये कहानी है राइटर कर्ट और जोसेफ हेलर की, जो कुछ ऐसा हमें सिखाते हैं जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। ये दोनों एक दिन शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनियर जो कि हेज फंड मैनेजर था की पार्टी में शामिल हुए। कर्ट कहने लगे कि ये बिलियनियर एक दिन में इतना पैसा कमाता है जितना कि उसने अपनी सबसे फेमस नोवेल कैश 22 को बेचकर भी नहीं कमाया। हेलर ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी भी नहीं हो सकता। वो है इनफ, यानी कि बहुत। जो आपके पास है और जरूरी है उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत नहीं है। हम में से शायद ही कभी कोई व्यक्ति उस हेज फंड मैनेजर जितना कमा पाए, लेकिन वीडियो को देख रहे कुछ % लोग अब उतनी सैलरी तो कमा सकेंगे कि वे अपनी हर जायज जरूरत को पूरा कर सके और साथ ही साथ उसमें से काफ़ी कुछ पा सके जो वो चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है अपने गोल पोस्ट को मूव होने से रोकना, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगर नतीजों के साथ साथ आपकी उम्मीदें भी बढ़ती रहेंगी तो अधिक पाने की इच्छा का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अधिक प्रयास के बाद आप फिर से वैसा ही महसूस करेंगे। खुद की दूसरों के साथ तुलना करना आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची होती है कि हर कोई इसे छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब ये है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता, या फिर इसे जीतने का एकमात्र तरीका है कि इसे कभी लड़ा ही ना जाए और ये मान लिया जाए कि आपके पास जो है वो इनफ है, वो पर्याप्त है, चाहे फिर आप दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। कई चीज़ें रिस्क लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे आपको कितना भी प्रॉफिट क्यों न हो रहा हो, जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी फ्रीडम, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको वो रिस्क लेना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाता है, यह जानना कि कब आपके पास इनफ है। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की पावर को समझाते हुए दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड
हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, हु डजंट पे इट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसकी पावर को समझता है वो इसे कमा सकता है, और जो इसे नहीं समझेगा वह इसके लिए हमेशा पे करेगा। और ये रूल लाइफ के हर एस्पेक्ट पर लागू होता है, फाइनेंस में भी। वॉरेन बफेट, जो कि आज दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टिंग के दम पर उन्होंने अपार सफलता को पाया है। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छे रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में होती है जिनको आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं और इसे दोहराते हैं। और यहीं पर कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाती है। जिस समय इस बुक को लिखा जा रहा था उस समय वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर थी, और इसमें से 84.2 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाए। और ये सब हुआ था उनका बचपन से लगातार अब तक इन्वेस्ट करते रहने की वजह से। अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो गए होते तो शायद ही हम आज उनका नाम सुन पाते। आज वॉरेन बफेट के पास जो भी संपत्ति है वो उसके अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि बचपन से एक अच्छा निवेशक होने के कारण है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इन्हें बनाए रखने के लिए अलग अलग माइंडसेट और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। आज अमीर बनने के लाखों तरीके उपलब्ध हैं, और आप ये सब कैसे कर सकते हैं इस पर बहुत सी वीडियोज़, बुक्स और कोर्सेज इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आपको भविष्य के प्रति आशावादी होने और साहस से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके अपोजिट माइंडसेट की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको विनम्रता और इस डर की आवश्यकता होती है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए आपको ये मानना चाहिए कि आपने जो भी कमाया है उसमें कहीं ना कहीं लक भी शामिल है, और इस सफलता को हम भविष्य तक दोहरा नहीं सकते। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे कमाए? उन्होंने सबसे अच्छी कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक्स और सबसे बेस्ट मैनेजर्स को कैसे ढूंढा? यह कठिन काम है। इसमें कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण जानना ये है कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर 14 मंदियों का सामना किया, और फिर भी उन्होंने घबरा कर अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा। और इसके साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी बिजनेस इमेज को खराब नहीं होने दिया। वे कभी भी दूसरों के पैसों पर डिपेंडेंट नहीं थे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। सबसे अच्छा प्लान उस समय के लिए प्लान बनाना है जब आपका बनाया गया प्लान फेल हो जाए। टेल्स यू इन। ये कहानी एक बहुत ही फेमस आर्ट कलेक्टर हिंज बर्गुएन की। 1990 के दशक में बर्गुएन तब तक के सबसे सक्सेसफुल आर्ट बिजनेसमैन बन चुके थे। लोग उनकी आर्ट्स के अंदर निवेश करने की कला से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। सन 2000 में बर्गुएन ने अपना एक आर्ट कलेक्शन, जिसके अंदर पिकासो, बार्क्स और मैटिसेज की आर्ट शामिल थी, को जर्मन सरकार को $100 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा में बेच दिया। जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा, क्योंकि निजी मार्केट में इस आर्ट्स की वैल्यू लगभग $1 बिलियन के आसपास थी। एक व्यक्ति इतनी सारी आर्ट्स को कलेक्ट कर सके, वो भी तब जब इनके बारे में किसी को पता तक न हो, बहुत ही अमेजिंग बात है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस सेंचुरी में आगे चल करके सबसे फेमस आर्ट कौन सी होगी, लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों कि उसने बहुत ज़्यादा संख्या में आर्ट खरीद लिए थे, और उन्होंने ये सब पोर्टफोलियो में खरीदा, ना कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक करके। फिर उन्होंने बैठ करके प्रतीक्षा की कुछ विजेताओं के उभरने की। बर्गुएन कई बार गलत भी हो सकते थे, फिर भी वो आखिर में आश्चर्यजनक रूप से सही निकलते थे। बर्गुएन की ही तरह किसी और द्वारा भी बहुत सी आर्ट्स को कलेक्ट किया गया था, और उनकी आर्ट कलेक्शन का लगभग 99% ऐसा हिस्सा था जिसमें कोई खास वृद्धि नहीं होती, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था अगर बाकी का 1% हिस्सा किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियों का हो। बर्गुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते थे, और फिर भी वो आश्चर्यजनक रूप से ये सही साबित होते थे। कोई भी चीज़ जो प्रॉफिटेबल हो, फेमस हो, इन्फ्लुएंशियल हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या फिर लाखों इवेंट में से एक बार एक
इन्वेस्टमेंट कंपनी कोरिलेशन वेंचर्स ने सन 2000 से 2014 के बीच लगभग 21,000 से ज़्यादा कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया और इन 10 सालों के अंदर उनका लगभग 65% पैसा डूब गया और लगभग 2.5% इन्वेस्टमेंट से उन्हें 10 से 20 गुना के रिटर्न मिले और 1% इन्वेस्टमेंट से उन्हें 20 गुना से भी ज़्यादा के रिटर्न मिले और 0.5% इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जिनसे उन्हें लगभग 50 गुना इन्वेस्टमेंट मिले थे और यहीं से उस कंपनी का अधिकांश प्रॉफिट आता था। फ्रीडम, अपने समय के ऊपर कंट्रोल पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा बेनिफिट है। अपने टाइम को कंट्रोल करना अर्थात आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आप अपने पैसों से कमा सकते हैं। लोग खुशी पाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सुख एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है क्योंकि हर किसी के लिए सुख का मतलब अलग होता है। लेकिन सुख का सर्वव्यापी ईंधन यह है कि लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। जब हम अपनी एसेट से बड़ी और बेहतरीन वस्तुएं खरीदते हैं तब हम अपने टाइम पर से भी अपना कंट्रोल खो रहे होते हैं। मैन इन पैराडॉक्स, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। कोई भी आपके पैसों से इतना प्रभावित नहीं होता जितने कि आप खुद होते हैं। जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हैं वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है, बल्कि आप सोचते हैं वाह अगर वो कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते हैं। चाहे यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो या फिर नहीं, लोग ऐसा ही सोचते हैं। लोग अमीर बनने की चाह रखते हैं जिससे कि वे औरों को जता सके कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए और उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन रियलिटी में लोग आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं, इसीलिए नहीं कि वो पैसों को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे अपने पैसों को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो आपको चाहिए वो है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और आपको ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वह आपको मिल जाएगा। आमतौर पर यह कभी भी आपको नहीं मिलता, खास तौर से उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा आप पाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हम सभी दूसरों का सम्मान और प्रशंसा पाने की चाहत रखते हैं, लेकिन महंगे घरों में रहकर महंगी कारें चला करके आपको वो सम्मान और प्रशंसा कभी नहीं मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। अगर आप सच में लोगों से सम्मान और प्रशंसा पाना चाहते हैं तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा, लोगों के प्रति दया और संवेदना रखनी होगी, जिसके बाद ऑटोमेटिकली लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। पैसे खर्च करके लोगों को ये दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज रास्ता है। वेल्थ का अर्थ उस फाइनेंशियल एसेट से है जिसे अभी तक किसी फिजिकल एसेट के अंदर नहीं बदला गया, जिसे आप देख सकते हैं। हाउजल कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं या फिर बिलियनियर बनना चाहते हैं तो असल में उनके कहने का मतलब होता है कि वो 1 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपया खर्च करना 1 करोड़ रुपये कमाने का बिल्कुल अपोजिट है। वेल्दी और रिच लोगों को पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। जो लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, फैंसी कारें चलाते हैं, महंगे गैजेट्स खरीदते हैं, वो सभी रिच हैं। लेकिन वेल्थ छिपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे खर्च नहीं किया जाता बल्कि सेव किया जाता है। वेल्थ वो ऑप्शन है जिसे अभी तक चूज नहीं किया गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में कैपेबल होना जिसकी आपको जरूरत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे वेल्दी लोग भी मौजूद हैं जो काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में जो हम देखते हैं वो है उनकी अमीरी, उनकी एसेट्स नहीं। हम देखते हैं कि वे कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी सेविंग, रिटायरमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे हैं, वे घर नहीं जो वो थोड़ा सा और जोर लगा करके खरीद सकते थे। संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो दिखने में भले ही गरीब हो लेकिन वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नज़र आते हैं लेकिन इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया होने की कगार पर हैं। सेव मनी। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही फैक्टर है और वह उसे क्रिएट कर सकता है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना अमेजिंग? और वो फैक्टर है दोस्तों सेविंग।
एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद लोग 3 तरह के होते हैं। पहला, जो सेव करते हैं। दूसरा, जिन्हें नहीं लगता कि उन्हें सेविंग करनी चाहिए। तीसरा, जिन्हें लगता है कि उन्हें सेविंग की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम आएगी, कब काम आएगी, कैसे काम आएगी, ये सब प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पैसों को सेव करना और जायज़ खर्च करना एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपके हाथ में है और भविष्य में भी उतना इफेक्टिव होगा जितना कि आज है। ज़्यादा इनकम न होने पर भी आप अपनी एसेट को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना सेविंग की हैबिट के आप कोई भी एसेट बिल्ड नहीं कर सकते। इनकम के एक सर्टेन लेवल के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। हम सभी को कुछ फंडामेंटल चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब वे पूरी हो जाती हैं तब हम ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जो हमें आराम फील करवाए। लोगों की सेविंग करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक होती है और आपको सेविंग करने के लिए किसी खास कारण की ज़रूरत नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी और अपने टाइम पर कंट्रोल कर पाना, ये सब आपकी एसेट्स के इनविजिबल रिटर्न हैं। अपने टाइम और ऑप्शंस पर आपका कंट्रोल होना दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल करेंसी बनता जा रहा है। इसीलिए अधिकतर लोग सेव कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। रीजनेबल वर्सेस रैशनल। रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ पैसा कमाने के रास्ते भी बढ़ते जाते हैं, इसीलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ले करके रीजनेबल रहिए। सरप्राइज। जो चीज़ें पहले कभी नहीं वे हमेशा होती रहती हैं। अचानक हुई घटनाओं से जो सीख हमें मिलती है वो ये कि संसार सरप्राइजेस से भरा हुआ है और हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को भविष्य की सीमाओं के पथ प्रदर्शक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें अतीत की घटनाओं से यह सीखना चाहिए कि भविष्य हमेशा अनसर्टेन है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। रूम फॉर एरर, यानी कि गलती के लिए जगह होना। किसी भी प्लान का सबसे बड़ा भाग तब के लिए प्लान बनाना है जब आपका प्लान काम ना करे। फ्यूचर में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं। इस बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। गलती के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आता है, लेकिन अगर आपको यह खेल में बनाए रखता है तो यह वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान कर सकता है। एक खिलाड़ी के रूम में आप तब अधिक बाजी लगाते हैं जब आप जो कार्ड पाना चाहते हैं उसे पाने के चांसेस आपके पक्ष में हो, और तब कम लगाते हैं जब उसके चांसेस आपके अपोजिट हों। यू विल चेंज। लॉन्ग टर्म प्लान्स जितने मुश्किल लगते हैं उससे अधिक मुश्किल होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों के गोल्स और इच्छाएं भी बदल जाती हैं। जो चीज़ आज हमारे लिए ज़रूरी है वो शायद आज से 10-15 साल बाद हमारे लिए कोई मायने न रखे। इसीलिए यंग एज में लोग उन टैटू को हटवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए उन्होंने अपनी टीन एज में पैसा खर्च किया था, और बूढ़े लोग उन चीज़ों से पीछा छुड़वाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिनको पाने के लिए उन्होंने अपनी युवा अवस्था में काफ़ी मेहनत की थी, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। जब हम अपने भविष्य के लिए आज योजना बनाते हैं तो हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि समय के साथ साथ हमारी थिंकिंग, थॉट और प्रेफरेंसेस भी बदल जाएंगी, और आज के आपके डिसीजन आपके फ्यूचर को आपके पास्ट का गुलाम बना देंगे, और फिर आपके सभी डिसीजन जो आपने अभी लिए हैं वो आपके लिए उसी तरह से होंगे जैसे कोई अजनबी आदमी आपकी लाइफ के डिसीजन ले रहा है। यह मान लेना कि आप कम पैसों के अंदर खुश रहेंगे या फिर अधिक पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताता हुआ पाएंगे। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि आप बदलने के लिए पैदा हुए हैं और आप बदलेंगे। नथिंग इज फ्री। हर चीज़ का एक प्राइस होता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपको उसके प्राइस को जानना और उसे चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम चीज़ों का प्राइस तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कि हम उनका खुद एक्सपीरियंस न कर लें। जब तक हम सफलता के मूल्य को सही तरीके से नहीं आंक पाते तब तक हम इसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हर योग्य चीज की तरह एक सफल इन्वेस्टमेंट भी एक प्राइस की मांग करती है, लेकिन इसका प्राइस डॉलर या फिर सेंट में नहीं होता। यह होता है भय, शंका,
अनिश्चितता और पछतावे, वे सभी चीज़ें जिन्हें हम आसानी से अनदेखा कर देते हैं उनके रूप में। जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना नहीं करते तब तक आप इन्हें नहीं पे कर सकते। यह न समझ पाना कि इन्वेस्टमेंट का भी मूल्य होता है हमें बिना कुछ किए पाने के लिए लुभा सकता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले इसके प्राइस को पता कीजिए और फिर उसे चुकाइए। यू एंड मी, ऐसे लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेते समय सावधान रहें जिनका गेम आपसे अलग है। हाउजल कहते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए, मैं ये भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाते समय शांति से बैठ करके सोचिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चीज़ चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान का फाइनेंशियल गोल अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल गोल हो सकता है किसी बड़े घर को खरीदना, बड़ी बड़ी कारों को खरीदना और अपने लिए महंगे गैजेट्स को खरीदना, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए उसका फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि उसके पास इतनी धन संपत्ति हो कि वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाए। या फिर किसी व्यक्ति के लिए उसका फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने मनपसंद काम को करने के लिए टाइम निकाल सके। लेकिन यूनिवर्सल तथ्य ये है कि सभी लोग अपने टाइम के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो वो करना चाहे, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, वो उस समय पर उस काम को कर पाएं। द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का बहकावा। एक बहुत ही फेमस इतिहासकार डिएड्रल मैक्लोस्की कहती हैं, कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाई, लोग ये मानना पसंद करते हैं कि संसार नरक की ओर जा रहा है। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है। लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है, बल्कि है अधिक समझदारीपूर्ण भी सुनाई देता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर आप किसी से ये कहेंगे कि सब अच्छा होगा तो शायद ही वो आपकी बात को सुनेगा या फिर आपको शक की निगाहों से देखने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से कहें कि वो खतरे में है तो उसका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, उसे देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन फेलियर इतनी तेजी से आती है कि उसे कोई भी इंसान अनदेखा नहीं कर सकता। When you will believe anything, जब आप कुछ भी मानने लगेंगे। बहुत सी फेमस कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। जितना आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो इसके पूरा होने के चांसेस को रियलिटी से अधिक बताती है। इसीलिए बहुत से लोग क्विक रिच स्कीम के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि ये स्कीम उन लोगों के उन सभी सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता होती है जो वो चाहते हैं। कन्फेशंस, इस चैप्टर में ऑथर खुद की मनी साइकोलॉजी को हमारे साथ शेयर करते हैं। मॉर्गन हाउजल कहते हैं कि हम पैसों को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन फ्रीडम हमारा पर्सनल फाइनेंशियल गोल रही है। सबसे अच्छे रिटर्न्स का पीछा करना या फिर अपनी एसेट्स को लीवरेज करके अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से जीने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेल्स की तरह हैं जो अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेले जाते हैं। दोनों के अंदर ही रिस्क शामिल है। ऑथर कहते हैं कि मैं बस हर सुबह उठ करके ये फील करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वह कर सके, और वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा फाइनेंशियल गोल इसी डिसीजन के आसपास रहता है कि हम अधिक से अधिक फ्रीडम को अचीव कर सकें। एक मोड़ पर आ करके आपको खुश होने और सही होने के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हाउजल कहते हैं कि हमारा गोल हमेशा फ्रीडम होगी और हम हमेशा वही करेंगे जिससे हम रात के समय चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही हमारा परम लक्ष्य है, धन संपत्ति के मनोविज्ञान में महारत हासिल करना। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, कोई भी मूर्ख नहीं है, जैसा कि इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था। फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड इस वीडियो समरी की हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतरीन बना पाएंगे। ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।